Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। हाँ, आज जो हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नंबर 12 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नंबर 12 से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ वेरियस बॉन्ड, यानी कि अलग अलग तरीके के जो बॉन्ड होते हैं उनमें कंपैरिजन अंतर क्या है। तो प्रॉपर्टीज़, एक तरफ मैंने इसको प्रॉपर्टीज में बांटा है। आयोनिक बॉन्ड में क्या, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड, इनमें कंपैरिजन मतलब इनमें अंतर। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कंपैरिजन ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। पहला हमने प्रॉपर्टीज़, ये आयोनिक बॉन्ड एक टेबल बनाई है जिसमें प्रॉपर्टीज़, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड को बताया गया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बॉन्डिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन्स। आयोनिक बॉन्ड में जो बॉन्डिंग फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है अपोजिटिवली चार्ज आयन्स, यानी दोनों आयन्स पे अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है आयोनिक बॉन्ड में। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग फोर्स कैसे लगता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, यानी एटम्स के बीच में जो म्यूचुअली इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं एटम्स के बीच में, तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग फोर्स इस प्रक्रिया के द्वारा लगता है, यानी कि म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एटम्स के बीच में, म्यूचुअल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, आयन कोर्स एंड इंडक्शन इलेक्ट्रॉन गैस, अट्रैक्शन बिटवीन द आयन कोर्स, जो अट्रैक्शन होता है जो कोर के आयनों के बीच में होता है, एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन गैस, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन गैस और कोर के आयनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है इसमें। और जो वैन डर वाल्स बॉन्ड है उसमें बॉन्डिंग फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ऑसिलेटिंग पोल्स और डाइपोल्स और परमानेंट डाइपोल्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, जो या तो ऑसिलेटिंग फोर्स ऑसिलेटिंग पोल्स के दौरान लगेगा, या डाइपोल्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या परमानेंट डाइपोल्स की वजह से लगेगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स के बीच में या समान प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगेगा मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑसिलेटिंग डाइपोल्स के दौरान पाया जाता है, डाइपोल्स के दौरान और परमानेंट डाइपोल्स के दौरान पाया जाता है, और मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स के बीच में ये लगता है। ये वैन डर वाल्स बॉन्ड में। अगली प्रॉपर्टी है एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की एनर्जी मतलब बॉन्ड की ऊर्जा कितनी होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ बॉन्ड में। हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 500 से 1000 इंटू 10⁻3, 500 टू 1000 इंटू 10⁻3। इसी तरीके से जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी होती है 60 से 700 इंटू 10⁻3 किलोजूल पर किलोमोल, है ना। इसी तरीके से मेटालिक बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, 100 से 350 इंटू 10⁻3 किलोजूल पर किलोमोल। इसी तरीके से जो वैन डर वाल्स बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, एनर्जी बैंड की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 2.1 से 50 इंटू 10⁻3 किलोजूल पर किलोमोल। अगला है, जो अगली प्रॉपर्टीज है करेक्टर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का करेक्टर कैसा होता है। आयोनिक बॉन्ड में जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। आयोनिक बॉन्ड में बॉन्डिंग कैसी होती है, जो बॉन्ड का करेक्टर कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। और जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें हमारा जो करेक्टर होता है बॉन्ड का वो कैसा होता है, डायरेक्शनल। और कोवलेंट बॉन्ड में हमारा जो करेक्टर होता है बॉन्ड का वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। जबकि जो हमारा ये तीसरा बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड, इसमें जो करेक्टर होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। और जो वैन डर वाल्स बॉन्ड है उसमें जो बॉन्ड का करेक्टर होता है डायरेक्शनल फॉर डाइपोल, डाइपोल के लिए तो डायरेक्शनल करेक्टर होता है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल के लिए करेक्टर कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल फॉर डिस्पर्शन बॉन्ड्स, और डिस्पर्शंस के लिए क्या होता है, इसका जो करेक्टर होता है बॉन्ड का वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। अगला प्रॉपर्टीज है बैंड फॉर्मेशन, बैंड कैसे बनता है।
आयोनिक बॉन्ड में कैसे बनेगा, व्हेन वन ऑफ द एटम्स हैज स्मॉलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम्स के पास कम मात्रा के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड में कब होगा, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप, जब जो दो एटम्स की ऑर्बिटल्स हैं, जो दो एटम्स की ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो दो एटम्स की वो ओवरलैप कर जाएं तो उस टाइम पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मेटालिक बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, फॉर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है वो कम नंबर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एलिमेंट के लिए, तो उस टाइम पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा मेटालिक बॉन्ड में। और वैन बॉन्ड में फॉर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग डाइपोल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डाइपोल्स बनाते हैं तो उस टाइम पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मिंग डाइपोल्स, जो डाइपोल्स बना रहे हैं उनके लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक बॉन्ड की कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी होती है आयोनिक बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे जो कंडक्टिविटी पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होती है। लो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड की कम होती है। और जो मेटालिक बॉन्ड की कंडक्टिविटी है गुड कंडक्टिविटी, अच्छी कंडक्टिविटी होती है। और जो वैन डर वाल्स बॉन्ड की कंडक्टिविटी होती है वो लो कंडक्टिविटी होती है। अब आता है लचीला, ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है वो ट्रांसपेरेंट है और कलर्ड है। ट्रांसपेरेंट होता है और कलर्ड होता है बट नॉट हाईली रिफ्लेक्टिव, लेकिन ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होता। लेकिन जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट टू हाईली रिफ्लेक्टिव। ट्रांसपेरेंट हाईली रिफ्लेक्टिव के साथ साथ ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। और जो हमारा मेटालिक बॉन्ड है वो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, हाईली रिफ्लेक्टिव। और जो वैन डर वाल्स बॉन्ड है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और कलर्ड होता है, कलर्ड नुमा। ट्रांसपेरेंट होता है मतलब पारदर्शी होता है और कलर्ड होता है। अब कलर की बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कलर, वाइड वेराइटी ऑफ गुड कलर्स, यानी कि जो हमारे आयोनिक बॉन्ड है उनमें वाइड वेराइटी ऑफ गुड कलर्स, वाइड वैरायटी ऑफ गुड कलर्स, मतलब कलर्स की अच्छी वैरायटी इसमें उपलब्ध है। और इसके बाद में हम बात करते हैं किसके बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड में कलर क्या होता है, वाइट टू ग्रे। कोवलेंट बॉन्ड का कलर कैसा होगा, वाइट टू ग्रे। अगला जो हम बात करते हैं कलर की किसकी, मेटालिक बॉन्ड की। तो मेटालिक बॉन्ड का जो कलर होता है यूजुअली ग्रे विद ए फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें हम, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो कलर कैसा होता है इसका, ग्रे होता है ना। अगला है हमारा वैन डर वाल्स बॉन्ड। इसमें जो कलर डिवाइसेज फ्रॉम मॉलिक्यूल्स नॉट फ्रॉम क्रिस्टल, यानी कि जो कलर डिवाइसेज हैं वो मॉलिक्यूल से होती है ना कि क्रिस्टल से, ठीक है। अगला है डेंसिटी प्रॉपर्टी है। तो डेंसिटी में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड की जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है, यानी मध्यम प्रकार की होती है। आयोनिक बॉन्ड की जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है। कोवलेंट बॉन्ड की डेंसिटी हाई होती है। और जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। मेटालिक बॉन्ड की डेंसिटी कैसी होती है, इंटरमीडिएट होती है। और मेटालिक बॉन्ड की जो डेंसिटी है वो इंटरमीडिएट है और वैन डर वाल्स बॉन्ड की डेंसिटी है वो लो होती है। अब आता है प्रॉपर्टीज अगला, वेपर स्टेट। इसकी प्रॉपर्टी में आयोनिक बॉन्ड में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एटम्स वेपर स्टेट में जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एटम्स वेपर स्टेट में होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एटम्स और ओकेजनली स्मॉल मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स। और मेटालिक बॉन्ड में एटम्स और ओकेजनली स्मॉल मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, यानी एटम्स होते हैं और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ये वेपर स्टेट में जाते हैं। वैन डर वाल्स बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में होते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जो आयोनिक बॉन्ड के एग्जांपल है NaCl है, CsCl ETC। कोवलेंट बॉन्ड का डायमंड है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन ETC। मेटालिक बॉन्ड का एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सोडियम ETC। और जो हमारा वैन डर वाल्स बॉन्ड का जो एग्जांपल है वो क्या है, आर्गन है, कैलोमिल है, आइस है, बर्फ है, सॉलिड CO2, ठोस CO2 इसका एग्जांपल है वैन डर वाल्स बॉन्ड का। इंट्रोडक्शन क्या है, एलिमेंट्स एंड देयर केमिकल कंपाउंड्स आर जनरली प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द थ्री स्टेट्स, यानी एलिमेंट्स और उसके जो केमिकल कंपाउंड हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। मतलब जो केमिकल कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स और उसके केमिकल कंपाउंड हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। एक तो हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड एंड गैसेज। ऑल दीज मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इन सब मटेरियल्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। In solids and liquids, the distance between neighboring atom is of the order of a few angstrom, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के केस में जो नेबरिंग एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो उसकी रेंज कितनी होती है, कुछ एंगस्ट्रॉन होती है। दैट इज दे सर्टेन 10 की पावर 28 माइनस 10 की पावर 29 एटम्स पर मीटर क्यूब। मतलब जो इनकी
ये जो सॉलिड और लिक्विड है इनकी डिस्टेंस नेबरिंग एटम के बीच में कितनी होती है, कुछ एंगस्ट्रॉन होती है। दे सर्टेन, ये निश्चित, दैट इज दे सर्टेन, इनमें जो पाया जाता है 10⁻28 से 10⁻29 एटम पर मीटर क्यूब पाए जाते हैं। इन केस ऑफ गैसेज एट रूम टेम्परेचर, गैसेज के केस में रूम टेम्परेचर पर अंडर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इन केस ऑफ गैसेज एट रूम टेम्परेचर पर गैसेज में अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर द डेंसिटी इज अबाउट 2.7 × 10⁻25 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो डेंसिटी होती है गैसेज की वो कितनी होती है, 2.7 × 10⁻25 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, विच करस्पॉन्डेंट टू, जो कि करस्पॉन्डेंट होती है टू एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 एंगस्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो कि 30 एंगस्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन एंड द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर रिपीटेड पैटर्न। लगभग जो सारे सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और एटम्स हैं वो रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में वो क्या होते हैं, उसमें अरेंज रहते हैं, जुड़े रहते हैं। पीरियोडिकली ऑफ द स्ट्रक्चर इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए क्रिस्टल। In some solids, this regularity extend up to few thousands atoms or each side। यहाँ पे कुछ सॉलिड में ये जो रेगुलरिटी है वो कुछ थाउजेंड से एटम से लेके प्रत्येक साइड ये क्या होती है, एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। इन केस लाइक कॉमन साल्ट में, साधारण नमक में, और कैन शुगर में द रेगुलरिटी ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट एक्सटेंड अप टू 10⁻7 ohms। यानी कि जो हमारा कॉमन साल्ट में और कैन शुगर में जो रेगुलेटरी एटॉमिक अरेंजमेंट्स की जो रेगुलरिटी है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, 10⁻7 ohm एटम्स तक। सो दैट द इंडिविजुअल क्रिस्टल हैव डायमेंशन, इसलिए इंडिविजुअल क्रिस्टल का जो डायमेंशन है वो 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर होता है। इट शुड बी नोटेड दैट, ये नोट किया गया, दैट ऑल सॉलिड्स आर क्रिस्टल्स, सारे सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। सम सॉलिड्स हैव नो पीरियोडिक स्ट्रक्चर, कुछ एट ऑल, कुछ जो सॉलिड्स हैं उनकी कोई भी पीरियोडिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। एंड आर कोल्ड एमोर्फस और ग्लासी सॉलिड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड या ग्लासी सॉलिड बोलते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी कोई भी पीरियोडिक स्ट्रक्चर नहीं होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस या ग्लासी सॉलिड्स। दीज इंक्लूड फ्यूज्ड सिलिका, इनमें फ्यूज्ड सिलिका शामिल है, रबर एंड पॉलीमर्स एंड ETC एंड करस्पॉन्डेंट टू सुपर कूल्ड लिक्विड, और कुछ सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट में होते हैं। इन लिक्विड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज जनरली एब्सेंट ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ वेरियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के केस में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। क्यों एब्सेंट रहती है, क्योंकि बहुत से एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होता है, रैंडम होता है। बहुत से मॉलिक्यूल्स और एटम का मोशन रैंडम होने के कारण जो इसकी जो लिक्विड की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, लिक्विड में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। हाँ, आगे हमारा है ये क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है। जैसे कि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो जो है वो कितना है, गामा है। इसी तरीके से जो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में बीटा है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, एल्फा है। ये क्रिस्टल लैटिस दिखा गया है यूनिट सेल का 3 कोऑर्डिनेट में, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स में, जहाँ पे ये एक्स पे ए वेक्टर है, वाई पे बी वेक्टर है और जो जेड है जिस पे क्या है, सी वेक्टर है। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये हो गया वाई पे, और सी वेक्टर किस पे हो गया, जेड पे। अब बात करते हैं, दिस पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड स्पेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इस तरीके से जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का वो क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस कहलाता है या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इस तरीके से पीरियोडिकली अरेंजमेंट है जो एटम्स का वो क्रिस्टल में वो क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। द स्पेस लैटिस इज डिस्क्राइब्ड बाय ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेस लैटिस को एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, इन विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस कोइंसाइड विद 3 इंटरसेक्टिंग एजेज ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ पे जिसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो 3 इंटरसेक्टिंग एजेज पे क्रिस्टल में होती है, सच दैट दे डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि ये समान प्लेन पर लाई नहीं करती हैं। द यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द स्पेस लैटिस। जो यूनिट सेल होती है वो सबसे छोटी कंपोनेंट है स्पेस लैटिस का। फिगर शोज ए यूनिट सेल, फिगर एक यूनिट सेल दिखा रहा है। एजेज हैव लेंथ, एजेज जिनकी लेंथ क्या है, ABC। मतलब जो मैंने अभी फिगर बताया था उसमें यूनिट सेल, फिगर एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ABC क्या है, जो एजेज है उनकी लेंथ है। द लेंथ ABC एंड एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा एज शोन इन फिगर।
आर कोल्ड लेटिस पैरामीटर्स। जो एंगल अल्फा बीटा और गामा है ये क्या कहलाते हैं, लेटिस पैरामीटर्स कहलाते हैं। लेंथ क्या है, ABC है, और जो एंगल है वो अल्फा बीटा गामा है, जो वो क्या कहलाते हैं, लेटिस पैरामीटर कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ऑल क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवन सिस्टम्स। सभी क्रिस्टल को 7 सिस्टम्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल की शेप के आधार पर सारे क्रिस्टल्स को, सभी क्रिस्टल्स को 7 सिस्टम्स में बांटा गया है। दीज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इन्हें यूनिट सेल की लेंथ के आधार पर एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, उनके बीच में क्या एंगल है और यूनिट सेल की लेंथ क्या है, इसके आधार पर डिस्क्राइब किया गया है। टेबल शोज गिव्स द 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टेबल 7 प्रकार की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो कर रही है, 7 प्रकार की क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम को शो कर रही है, टुगेदर विद द एसेंशियल सिमेट्री एलिमेंट, साथ में इसके कुछ एसेंशियल सिमेट्रिकल एलिमेंट्स के साथ। तो देखो ये जो टेबल है जो बता रही है, SN नंबर है पहला, दूसरा है नेम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का नाम क्या है, यानी सिस्टम कौन सा टाइप का है, रिलेशन बिटवीन, उनके बीच में रिलेशन क्या है, प्रिमिटिव्स क्या है, उसके जो लेंथ है वो क्या है, एंगल क्या है उसका, नंबर ऑफ पॉसिबल लेटिस कितने हो सकते हैं इसके, अधिकतम जो संभव लेटिस इसके कितने नंबर बन सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है। तो सबसे पहला है क्यूबिक में क्या होता है, प्रिमिटिव्स क्या है, A बराबर B बराबर C, यानी तीनों क्या होते हैं बराबर, लेंथ क्या होती है इनकी बराबर। अल्फा बीटा और गामा के बीच में जो एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होते हैं, 3, एग्जाम्पल क्या है, NaC है। दूसरा है मोनोक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा और बीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने बनेंगे, 2, और एग्जाम्पल्स क्या है, Na2SO4 और FeSO4। इसी तरीके से तीसरा है ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, प्रीमिटिव्स होते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने बनेंगे, 1, और एग्जाम्पल्स क्या है, CuSO4। अगला चौथा है टेट्रागोनल में A बराबर B होता है लेकिन B इज नॉट इक्वल टू C, B C के बराबर नहीं होता, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नंबर पॉसिबिलिटीज कितने बनेंगे, 2, एग्जाम्पल्स क्या है, NiSO4। अब है ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने बनेंगे, 4, और एग्जाम्पल्स क्या है, KNO3। आगे है रोम्बोहेड्रल है छठा, तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, छठे में रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, प्रिमिटिव्स हैं, A बराबर B बराबर C, एंगल क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इनका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है, 1, एग्जाम्पल्स क्या है, CaSO4। हेक्सागोनल है 7वां, जिसमें A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, और जो एंगल इनके बीच में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा लेकिन गामा का वैल्यू कितना होगा, 120 डिग्री होगा, गामा एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 1, और एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्स। अब है हमारा थर्मल कंडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो थर्मल कंडक्शन होता क्या है, थर्मल कंडक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन ए सॉलिड और बिटवीन सॉलिड ऑब्जेक्ट इन थर्मल कॉन्ट्रैक्ट। कंडक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन ए सॉलिड। एक सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होने का सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो क्या है, कंडक्शन, और बिटवीन सॉलिड ऑब्जेक्ट इन थर्मल कॉन्ट्रैक्ट। यदि थर्मल कॉन्ट्रैक्ट में रखे हैं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, वो कौन बताता है, वो कंडक्शन बताता है। कंडक्शन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन ए सॉलिड और बिटवीन सॉलिड ऑब्जेक्ट इन थर्मल कॉन्ट्रैक्ट। कंडक्शन इज ग्रेटर इन सॉलिड्स, कंडक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है बिकॉज द नेटवर्क रिलेटिवली क्लोज फिक्स्ड स्पेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एटम्स हेल्प्स टू ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन देम बाय वाइब्रेशन। क्योंकि जो कंडक्शन जो सॉलिड में ज़्यादा होता है क्योंकि जो नेटवर्क है रिलेटिवली क्लोज्ड फिक्स्ड, क्योंकि जो नेटवर्क है वो फिक्स रहता है। सो स्पेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एटम्स हेल्प टू, यानी कि जो एटम्स के बीच में जो स्पेटिकल रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो हीट को ट्रांसफर करता है बिटवीन देम बाय वाइब्रेशन की प्रक्रिया के दौरान। थर्मल कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट
थर्मल कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बाई माइक्रोस्कोपिक कोलाइजन्स ऑफ पार्टिकल्स। थर्मल कंडक्शन जो होता है, हीट का ट्रांसफर किसके वजह से होता है? बाई माइक्रोस्कोपिक कोलाइजन्स पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का जो माइक्रोस्कोपिक कोलाइजन्स की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है थर्मल कंडक्शन में। एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन ऑर्गेन, और एक ऑर्गेन में इलेक्ट्रॉनों, एक ऑर्गेन्स के विद इन एन ऑर्गेन, और एक ऑर्गेन्स के साथ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या जो पार्टिकल्स का माइक्रोस्कोपिक कोलाइजन के दौरान थर्मल कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है। द माइक्रोस्कोपिकली कोलाइडिंग पार्शियली दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रोस्कोपिकली जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं उनमें पार्शियली जो हीट ट्रांसफर होगी उसमें इंक्लूड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स। यानी माइक्रोस्कोपिक प्रक्रिया के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होगा उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रांसफर डिसऑर्गेनाइज्ड माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं जॉइंटली नॉन एज इंटरनल एनर्जी, जिसे हम जॉइंटली क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। कंडक्शन टेक्स प्लेस ऑल सच एज सॉलिड्स, कंडक्शन सारे सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन टेक्स प्लेस ऑल सच एज सॉलिड्स, कंडक्शन लगभग सभी में होता है, सच है जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेज में एंड वेव्स में। द रेट ऑफ विच एनर्जी इज कंडक्टेड हीट ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज इज ए फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। द रेट ऑफ विच एनर्जी इज कंडक्टेड, यानी जो कितनी एनर्जी कंडक्ट हो रही है, जो एनर्जी जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी जो रेट है, कंडक्टेड हीट ट्रांसफर, जो कंडक्टेड हीट ट्रांसफर उसकी जो एनर्जी की रेट है बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो एनर्जी जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी जो रेट है इज ए फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। वो टेम्परेचर डिफरेंस का क्या है? फंक्शन है। टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टिव थ्रू विच द हीट ट्रांसफर्ड, हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू ए कूलर बॉडी। हीट जो फ्लो होती है वो एक हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में स्पॉन्टेनियसली फ्लो होती है। फॉर एग्जांपल, हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्टोव टू द बॉटम ऑफ द शू पेन इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी कि जो एग्जांपल के लिए जो हीट कंडक्ट होती है फ्रॉम द हॉट प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टोव के हॉट प्लेट से जो हीट है वो कंडक्ट होती है टू द बॉटम ऑफ द स्पेक्यून इन कॉन्टैक्ट विद इट, यानी कि यदि इसके कॉन्टैक्ट में शू पेन है तो उसके बॉटम तक ये ट्रांसफर होती है, यानी कंडक्ट होना स्टार्ट करती है हॉटर प्लेट से कूलर प्लेट तक। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग एनर्जी सोर्स टू कर्टरेनरी विद इन ए हैवी बॉडी, विद इन ए बॉडी और बिटवीन बॉडीज, टेम्परेचर डिफरेंस से डिके ओवर टाइम, यानी टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिके क्षरण होने लगता है। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम इज अप्रोचेज टेम्परेचर बिकमिंग मोर यूनिफॉर्म, जब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाएगी तो उस पर टेम्परेचर है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता जाएगा, मोर यूनिफॉर्म हो रहा है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट थ्रू सॉलिड मैटर, थर्मल कंडक्शन इन ए सॉलिड इज जनरली मेजर्ड बाई स्टेटिंग द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो थर्मल कंडक्शन सॉलिड में हो रहा है उसको जनरली मेजर करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के स्टेट के द्वारा। थर्मल कंडक्टिविटी को के द्वारा दर्शाया गया है, विच इज़ द रेशियो ऑफ द स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, जो क्या है? स्टेडी स्टेट हीट फ्लो का रेशियो है, अनुपात है, हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। स्टेडी स्टेट हीट फ्लो क्या होता है? हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में जो हीट ट्रांसफर हो रही है along a long road to the temperature gradient along the road, along a long road, एक लंबी रोड पर to the temperature gradient along the road, और लॉन्ग के रोड के सापेक्ष उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी वेरीज widely among different types of solids and depend markedly on temperature। जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स के लिए वेरी करती है, एंड डिपेंड मार्कली ऑन टेम्परेचर, और डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। एंड ऑन द प्योरिटी एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड्स, और किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्योरिटी और फिजिकल स्टेट है जो सॉलिड की उसके ऊपर डिपेंड करती है। आगे है पर्टिकुलरली एट द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। मटेरियल्स लाइक मेटल्स, जैसे कि मेटल्स दैट आर इफेक्टिव एट ट्रांसफरिंग हीट और कोल्ड थर्मल कंडक्टर्स, जो हीट को ट्रांसफर करने के लिए इफेक्टिव है वो क्या कहलाते हैं? थर्मल कंडक्टर्स कहलाते हैं। वेयर एज मटेरियल्स, लेकिन ऐसी मटेरियल, जबकि जो मटेरियल्स
दैट इफेक्टिवली कंडक्ट हीट और कोल्ड थर्मल कंडक्टर्स, जो इनइफेक्टिवली हीट को कंडक्ट करा रहे हैं, जो इफेक्टिवली हीट को कंडक्ट करा रहे हैं उनको तो बोलेंगे थर्मल कंडक्टर। जो इनइफेक्टिवली मतलब अप्रभावशाली रूप से यदि इलेक्ट्रिकल जो हीट को यदि कंडक्ट करा पा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टर्स और कोल्ड थर्मल कंडक्टर। Whereas materials that ineffectively conduct heat और cold thermal insulator, लेकिन जो इफेक्टिवली हीट को कंडक्ट करा पा रहे हैं उनको बोलेंगे हम थर्मल कंडक्टर। जो इनइफेक्टिवली रूप से यानी अप्रभावशाली रूप से हीट को कंडक्ट करा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, थर्मल इंसुलेटर्स। आगे क्या है हमारा ये टॉपिक है, ये हमने आज टॉपिक के बारे में पढ़ा, जो हमारा मेटल्स बॉन्डिंग के बारे में जो कंपैरिजन है वो हमने पढ़ा, कंडक्शन की प्रक्रिया हमने पढ़ी, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।